नमस्कार दोस्तों, शिक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजना और आज हम यहाँ पे क्लास 10th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 3 आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, उसकी जो प्रश्नोत्तरी वाला जो पार्ट है उसको कवर करने वाले। इससे पिछली क्लास में मैंने उसकी पूरी व्याख्या की हुई थी। जिसने भी पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है वहां से जाके उसको कवर कर लीजिए। आज यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और ये मैंने एक्सरसाइज वाला लिया हुआ है। लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी, उसको आपको करना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना। ये है आपका प्रश्नोत्तरी वाला सेशन। आज का कौन सा है? प्रश्नोत्तरी वाला सेशन है आपका। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ था। सबसे पहले जाइए और पिछली कक्षा को जाके रिवीजन करिए। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ के आत्मकथ्य कविता के कवि कौन से हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो आत्मकथ्य कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही बड़े महान लेखककार थे। इनसे बहुत सारे दोस्तों ने इनके बहुत सारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि क्यों ना आप अपनी आत्मकथा के बारे में लिखिए। तो ये इस पूरी कविता में बताते हैं कि वह क्यों अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहते, किस वजह से, क्या रीजन से। ये पूरी कविता ही बताती है कि वो क्यों अपनी आत्मकथा को दूसरों के सामने नहीं रखना चाहते, क्या कौन कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो लोग उनको सुन करके उनका उपहास उड़ाएंगे। ये सारी चीजें किसमें कही गई हैं? इस कविता में, जिसका नाम है आत्मकथ्य। इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किस पत्रिका के लिए किया गया है। तो कहा जाता है कि हंस नामक एक पत्रिका 1932 में प्रकाशित हुई थी। तो उसका एक ये क्या था, एक अंश था। उसी में ये जो इसका नाम पूछा गया कौन सी पत्रिका के लिए किया गया था। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? सरस्वती, माधुरी, हंस या कर्मवीर। तो मैंने कौन सी पत्रिका का नाम बताया आपको? हंस पत्रिका का। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या है पत्रिका का नाम? हंस पत्रिका है। तीसरा प्रश्न है कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। तो कवि के जीवन में बहुत सारी दुखद यादें थी। वो उनको याद करके पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते थे और कहते हैं कि वो उनके जीवन में कुछ बहुत सारी उपलब्धियां नहीं थी कि और जो भी थे क्षणिक जो उनके कुछ सुखद पल थे, बस उन्हीं को याद करके वो अपनी जीवन यात्रा मतलब चल रही थी एक तरीके से, और वो अपने दुख वाले पलों को याद नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। तो समय की सीमा की कमी के कारण? बिल्कुल नहीं, दुखद यादों के कारण। ग नंबर है दुखद, तो ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। कवि ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? तो बताते हैं कि कवि ने अपने जीवन की तुलना, तो ये वहां पर इस कविता में वृक्ष रूपी जीवन की तुलना की, वृक्ष से अपनी जीवन की तुलना की गई है कि पहले वृक्ष कैसा रहता है, हरा भरा रहता है, उसमें बहुत सारी पत्तियां, मतलब उसकी ब्रांचेस रहती हैं, उसमें पत्तियां, जब मतलब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है एक तरीके से। तो उन्होंने जीवन की तुलना किससे की है? वृक्ष से की है। उसके बाद जब उसके दुख के जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है? उसके सारे पत्ते सूख जाते हैं, एक एक करके वृक्ष से गिर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब उन्होंने जीवन की तुलना किससे की है, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, तो वृक्ष से की है। पांचवा प्रश्न है कि कवि के अनुसार लोग दूसरों की कमजोरियों का क्या करते हैं। तो आप भी जानते हैं, जब कवि के अनुसार जब कोई भी आपकी मतलब जब कोई भी कमजोरियों को जानता है तो क्या करता है? मजाक उड़ाता है, उपहास करता है। तो कवि के अनुसार लोग दूसरी की कमजोरियों का क्या करते हैं? सहायता करते हैं, सम्मान करते हैं, गाहे मजाक उड़ाते हैं या भूल जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं? दूसरों की कमजोरियों को जानकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वे अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहते हैं। छठवां प्रश्न है यहाँ पे कि कवि के जीवन का सहारा क्या है। तो कवि कहते हैं कि कुछ उनकी अच्छी स्मृतियां हैं जिनसे वो प्रेम करते थे, उनके साथ कुछ बिताए हुए उनके अच्छे पल हैं जिनको याद करके वो अपनी पूरी जिंदगी
बिता देना चाहते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि कवि के जीवन का सहारा क्या है, तो पत्नी की स्मृतियां ही उनकी पाथेय बनी हुई है। पाथेय का अर्थ भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या है, रास्ते, मतलब पूरे जीव, एक तरीके से पाथेय का अर्थ होता है कि रास्ते में ले जाने वाली भोजन सामग्री। उसी जिस तरीके से जो पथिक के लिए पाथेय उसका सहारा बनती है, उसी तरीके उनकी जो अच्छी स्मृतियां हैं, तो उस पूरे जीवन को चलाने के लिए वो उनका सहारा बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पत्नी की स्मृतियां। सातवां है, कवि किसे सोया हुआ बताते हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं किसको सोया हुआ बताते हैं, तो कवि कहते हैं कि वो जो दुख था, जो दुख के पल थे, वो क्या है, अभी मेरे मन में कहीं क्या है, एक जगह पे कहीं सिमट के कहीं सोए हुए हैं। मैं उनको फिर से उनको मतलब कहते हैं ना कि सिलाई को उधेड़ करके मैं फिर से उन सब चीजों में नहीं जाना चाहती हूँ, उन अपने दुख के पलों को नहीं याद करना चाहता हूँ। तो कह रहे किससे सोया हुआ बताते हैं, तो अपने दुख को बताते हैं। ऑप्शन में आपके प्रेम, दुख है, सुख है या समय। तो यहाँ पे कवि की बात कर रहे हैं, तो कवि बताते हैं दुख को। कवि अपना जीवन घड़ा कैसे बताते हैं, तो बताते हैं कि कवि क्या कहते हैं कि मेरा जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, एक खाली घड़े के समान है। कैसा है, खाली घड़े के समान है। और इस घड़े को जब मतलब एक तरीके से जब मेरे जीवन के बारे में लोग जान जाएंगे कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, उस चीज का फायदा उठाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे। तो किसके जैसा बताते हैं, खाली घड़े के समान बताते हैं। कवि किस प्रकार की बातें प्रकट नहीं करना चाहते थे, व्यापार की बातें, शिक्षा की बातें, निजी जीवन की बातें या राजनीति की बातें। तो कवि किस प्रकार की बातें प्रकट नहीं करना चाहते थे, वो अपने निजी जीवन की बातों को प्रकट नहीं करना चाहते थे। उनको तो बहुत दिखावा नहीं पसंद है, वो नहीं चाहते थे कि मेरी जो निजी जिंदगी की जो बातें हैं, जीवन की जो मेरी बातें हैं, मैं सबको बताऊं, दुनिया उन सारी चीजों को जाने। तो क्या है आंसर आपका, निजी जीवन की बातें वो नहीं चाहते थे कि कोई और जाने, और सुनकर जानकर लोग क्या करेंगे, उसका उपहास ही उड़ाएंगे। 10वां प्रश्न है यहाँ पे आपका, आत्मकथ कविता का मुख्य भाव क्या है। तो यहाँ पे इस कविता का मुख्य भाव पूछ लिया गया है कि आत्मकथ जो कविता है उसका मुख्य भाव क्या है, वीरता, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम या निजी दुखों को प्रकट ना करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निजी दुखों को प्रकट ना करना, क्योंकि जो कवि हैं वो अपने निजी जीवन को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अब प्रश्नोत्तर है हमारी पाठ्य पुस्तक के। पहला प्रश्न यहाँ पे है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। यहाँ पे कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, उनको लगता है कि लोग क्या करेंगे, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके मर्म को लोग समझ नहीं पाएंगे, उनकी पीड़ा, उनकी जो भावना है उसको वही समझ पाता है। कहते हैं ना, जाकी पैर न फटी बीमारी वो का जानी पीर पराई। तो वो इसी तरीके से उनका कहना है कि लोग मेरी उन भावनाओं को, उन पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। मेरी जब कमजोरियां लोगों को पता चल जाएंगी तो वो क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे। तो यही कहना चाहते हैं कवि अपनी आत्मकथा से क्या बताना चाहते, क्यों बचना चाहते हैं। तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है या चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उसकी पीड़ा और भावनाओं का सही रूप से समझ नहीं पाएंगे। वे उसकी दुख भरी कहानी को केवल क्या करेंगे, मनोरंजन की वस्तु बना लेंगे। और क्या करेंगे, कवि नहीं चाहता कि उनकी निजी जो वेदना है और कमजोरियों को लोग उपहास करें। तो ये मैं बता चुकी हूँ। और कवि का मन जीवन के संघर्षों और असफलताओं से क्या है, बहुत दुखी है। वह अपनी मौन व्यथा को अपने भीतर ही छिपा कर रखना चाहते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपनी निजी परेशानियां दूसरों से साझा नहीं करते हैं और उन्हें डर होता है कि लोग क्या करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातें अपने अंदर ही दबा के रखते हैं और सबसे अपनी बात जाहिर नहीं होने देते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि इस कविता में अभी समय भी नहीं कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं।
कि कवि कहते हैं कि मेरे जो मन की जो पीड़ा है अभी क्या वो नहीं हुई है, शांत नहीं हुई है। वो अभी भी, अगर मैं उनके दुख और जो उनकी यादें हैं कैसी अधूरी यादें हैं, उनका मन अभी भी एक तरीके से उन सब यादों में अगर वहां जाएगा तो क्या हो, कष्ट उनको उन्हीं को होगा। तो कहना चाहते हैं कि अभी भी ये अभी समय भी नहीं कहकर कवि यह कहना चाहते हैं कि उनके जो हृदय की पीड़ा है अभी भी शांत नहीं हुई है। उनके दुख और अधूरी यादें आज भी उनके मन में क्या है, जीवित है। इसलिए वह उन्हें फिर से याद करके अपने घावों को ताजा नहीं करना चाहते हैं। कवि का मन अभी भी थका हुआ है, बहुत दुखी है, वो उदास है और अपनी भावनाओं को जगाकर स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुखद घटना होती है तो वो क्या करता है, उनको बार बार याद नहीं करना चाहते हैं, है ना। कि जब क्या होता है, जब हमारे साथ ही मान लीजिए कभी कभी ना कभी कोई कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, याद नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो। अब हम उन घटनाओं से याद करके खुद को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि उन पलों को याद ना ही करें तो बेहतर है। प्रश्न 3, स्मृतियों को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो पाथेय को मैंने बताया, पाथेय का अर्थ क्या है कि रास्ते में ले जाने वाली भोजन सामग्री। जिस प्रकार एक पथिक के लिए रास्ते में ले जाने वाली जो भोजन सामग्री उसका एक सहारा बनती है, उसी तरीके से उनके पूरे जीवन में, जीवन को चलाने के लिए उनकी जो अच्छी यादें हैं, अपने प्रिय के साथ, जो उनकी पत्नी थी वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और उन्हीं की कुछ अच्छी स्मृतियां उनके जीवन में हैं। उनकी पूरी जिंदगी चलाने के लिए या काटने के लिए उनकी स्मृतियां ही उनके लिए काफी है। वो क्या है, एक पाथेय की तरह काम कर रही हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि उनकी प्रिय की यादें ही अब उनके जीवन का क्या बन गई है, सहारा बन गई है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा में भोजन और पानी के सहारे क्या करता है, आगे बढ़ता है, उसी प्रकार कवि अपने जीवन की यात्रा में, किसमें, अपने जीवन की यात्रा में पुरानी जो स्मृतियां हैं उन्हीं के सहारे आगे बढ़ रहा है। अर्थात जो अपनी प्रीतम के साथ उन्होंने जो पल बिताए हैं, जो उनके साथ उनकी अच्छी यादें हैं, उन्हीं के सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने में वो सोचा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं यादों के सहारे बिता दूंगा। प्रिय की यादें कवि को मानसिक शक्ति क्या देती है, मानसिक शक्ति देती है और उसे जीवन के कठिन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारी लाइफ में कि वो हमको हमेशा मोटिवेट करती हैं। इसी तरीके से, या किसी की कही हुई बातें, या जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहते हैं, या आपके जीवन में किसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर कोई वो व्यक्ति की कुछ बातें या कोई यादें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, तो वो क्या करती है, आपको बहुत ज्यादा वो प्रेरणा देती है और जो काम आप नहीं भी कर सकते वो भी करने के लिए सोच जाते हैं एक कभी ना कभी। तो इसी तरीके से कवि के साथ भी है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पुराने सुखद क्षणों को याद करता है तो उसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलती। तो अर्थात सुखद क्षणों की बात कर रहा है। तो ठीक है कि आपने पुराने क्षणों को, तो कुछ अच्छे पल होते हैं तो हम उनसे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। 4th प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो देखिए आपके एग्जाम में इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जागे गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। पहले पंक्तियों को आप भी ध्यान से अच्छे से पढ़िए, एक बार फिर से आप पढ़िए इसको कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। अब इसमें क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में मिला कहाँ वह सुख जिसका मतलब वो अपनी प्रिय के साथ उनकी जो बिताई हुई यादें थी, वो सोचते थे कि मैं उनके साथ, उन्होंने जो ख्वाब देखे थे उनके साथ, तो वो उन्होंने देखा था कि मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे, उनसे कि जो भी आपस में उनकी बातें हुई होंगी, तो वह सुख जिसका, जिस मतलब यहाँ पे कि कभी अपने जीवन की निराशा और अधूरे सपनों की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ और अधूरे सपने ही बन करके रह गए, तो वो क्या है, उनके लिए कष्टकारी है। तो उनके कवि के जीवन में सुख, प्रेम और आनंद के सपने देखे थे, लेकिन वे पूरे हो ही नहीं सके। जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी वह उसके आसपास, मतलब पास आते आते ही क्या हो गया, दूर चला गया। कहा जाता है कि उनकी पत्नी की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। तो इसीलिए इसके तर्ज पे ही उन्होंने इन बातों को कहा है, उनसे दूर चला गया और कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उनका क्या सपना टूट गया हो। इन पंक्तियों में
कवि की गहरी उदासी और असफल प्रेम की भावना दिखाई देती है। कई बार व्यक्ति सफलता के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन अंतिम समय में असफल हो जाता है, तब वही उसे बहुत निराशा होती है। तो कवि को नहीं पता, अब होता ना कि कुछ पल पूरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि अचानक से कभी हमारे जैसे हमारे बीच में ही बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और अचानक से या किसी की दादी की डेथ हो गई है, तो पता थोड़े ना है कि कब लाइफ में कब क्या हो जाएगा। तो इसी तरीके से उनके साथ उन्होंने अपने कुछ सपने देखे थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कवि अपनी दुख को इस तरीके से व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर कवि अपनी जो उनकी जो प्रेमिका है उनका क्या कर रहे हैं, सुंदर वर्णन कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि उनकी जो प्रिय जो थी बहुत ही सुंदर थी। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, सुंदरता का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनके प्रिय के जो लाल थे, सॉरी गाल थे, उनके कैसे थे, गाल बहुत रेड कलर के। तो कह रहे हैं कि उनके प्रिय के जो गाल लाल कलर के थे, उनकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी, वह ऐसा लगता था कि स्वयं प्रकृति भी उनसे क्या उसकी जो लालिमा को चुरा रही है। ठीक है, तो अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। सुबह की लालिमा भी मानो ऐसा लगता था कि उनके गालों की जो लालिमा है उसको वो उससे चुरा रही हो। तो सुबह की लालिमा भी मानो उनकी प्रिय की सुंदरता से अपना सौंदर्य प्राप्त करती थी। यहाँ कवि ने प्रकृति और प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पे कवि ने प्रकृति और प्रेम दोनों का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। जैसे सूर्योदय की लालिमा किसी सुंदर चेहरे की चमक जैसी प्रतीत होती है, तो ऐसे ही वो अपनी प्रीतम की जो सुंदरता है उसका बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जो उनके जो गाल है, जब वो सुबह उठती थी उनके गालों की लालिमा इतनी सुंदर थी, मानो ऐसा लगता था कि जैसे प्रकृति भी उनकी गालों से उस लालिमा को चुरा रही हो। प्रश्न 6, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कवि अपनी सुखद जो और जो प्रेमपूर्ण जो क्षण है उनको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, वो जो प्रेम के मेरे पल हैं उनको मैं किस प्रकार से गाऊं, उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, मतलब बहुत खुश है। और मधुर चांदनी रातों की, जो मैंने अपने प्रेमिका के साथ वो जो पल बिताए थे, जो उनके साथ मैंने अच्छे सपने देखे, वो क्या थे, बहुत ही सुखद थे, बहुत ही वो अच्छा महसूस कर रहे हैं उनको याद करके। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपने जीवन के सुखद और प्रेमपूर्ण क्षणों को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि कभी उसके जीवन में भी क्या थी, खुशियां थी, प्रेम था और आनंद था, लेकिन अब वे सब बातें केवल क्या बनकर रह गई हैं, स्मृतियां बनकर रह गई हैं। तो अभी तक तो क्या थे, कवि जब ये बात करते तो बहुत खुश रहते हैं, फिर अचानक से फिर से दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो क्या बनकर रह गई हैं, सिर्फ सपना बनकर रह गई हैं, स्मृतियां और यादें बनकर रह गई हैं। उन बीते हुए सुखद क्षणों को याद करके कवि का मन कैसा हो जाता है, भावुक हो जाता है और दुखी हो जाता है। ठीक है, कवि यह भी कहना चाहते हैं कि बीता हुआ सुख वापस नहीं आता, वह केवल यादों में ही रह जाता है। तो जो बीता हुआ उनका सुख था वो तो वापस आने वाला नहीं है, तो क्या है, सिर्फ एक यादें बनकर रह गई हैं। और कभी उसी को याद कर करके जो अच्छे पल हैं तो कभी खुश हो जाते हैं, और जब उनको अचानक से और भी चीजें याद आती हैं तो फिर से दुखी रहते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि बीता हुआ जो सुख है वो कभी वापस नहीं आता, वो कैसा, केवल यादों में ही रह जाता है। आत्मकथ कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो यहाँ पे जो कविता लिखी गई है उसमें क्या कहा गया है वो सारी चीजें आपको बतानी है। हो सकता है कि प्रश्न इसी तरीके से आए या इसी को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। तो आत्मकथ कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन की पीड़ा के बारे में, संघर्ष के बारे में, निराशा के बारे में, और जो उनके टूटे हुए अधूरे सपने हैं उनको क्या किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। और कवि का मानना है कि संसार में हर व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं, दुख और संघर्ष होते हैं। क्या होते हैं, दुख और संघर्ष होते हैं। तो सबकी लाइफ में दुख और संघर्ष तो रहते ही हैं, हमें उनसे कभी घबराना नहीं है।
और क्या जयशंकर प्रसाद जी तो बहुत ही फेमस कविताकार, या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे कवि थे, फिर भी वो कहते हैं उनके उनके जीवन में ना, उनके व्यक्तित्व में घमंड नाम की भी कोई चीज नहीं। वो कहते हैं कि मेरे उसमें इतनी बड़ी कोई उपलब्धि ही नहीं है, इतने बड़े कवि होने के बाद भी वो ऐसी बात बोलते हैं। तो अर्थात वो कैसे है, सिंपल है, उनका व्यक्तित्व एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए कि कवि का मानना है कि संसार में हर व्यक्ति के जीवन में दुख और संघर्ष होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता है। कवि को लगता है कि लोग दूसरे की भावनाओं को समझने के बजाय उनका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। इसीलिए वे अपनी एक आत्मकथा को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहते हैं। इस कविता में करुणा, विरह, स्मृति और आत्मपीड़ा की भावनाएं दिखाई देती हैं। तो इसमें आत्मकथा जो कविता है उसमें क्या बातें की हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, क्या क्या बात बताई है उन्होंने, इस तरीके से आपको इसको पूरा लिखना है और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी पीड़ाएं होती हैं जिन्हें वह सबको नहीं बता सकता, तो ये बात सही है। अब अगला है प्रश्न यहाँ पे, आत्मकथा कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखना है। तो अब कवि का व्यक्तित्व कैसा था, है ना, तो ये बताना है। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, बहुत ही क्या था, संवेदनशील था। और कैसा था, वो बहुत ही भावुक प्रकृति के थे, चिंतनशील थे। मतलब इस तरीके से उनका चरित्र पूरा दिखाई दे रहा है कि कवि का व्यक्तित्व कैसा था, संवेदनशील, भावुक और चिंतनशील दिखाई देता है। कवि अपने दुखों को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहते, वे आत्मसम्मानी हैं और अपनी निजी भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट करने को में क्या करते, संकोच मानते हैं। उनको नहीं लगता कि उन्हें सारी बातें दूसरों के सामने रखना चाहिए। कवि प्रेम और स्मृतियों को बहुत महत्व देते हैं और उनके व्यक्तित्व में गंभीरता और करुणा की भावना भी दिखाई देती है। तो कई संवेदनशील लोग क्या होते हैं, अपने दुखों को अपने भीतर ही छिपा कर रखते हैं। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग बहुत सारे दिख जाएंगे। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? देखिए ये आपके लिए है, ये प्रश्न मैंने आपके लिए डाला हुआ है कि आप, अर्थात आप डिसाइड करेंगे कि आप व्यक्ति, मतलब आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा को पढ़ना चाहेंगे और क्यों। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे डाला है कि जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, या आप जिनको पसंद करते हो, आपके जो भी रोल मॉडल हो, उनके बारे में लिख सकते हैं कि उनके क्या अचीवमेंट्स थे, उनके जीवन में कैसे उन्होंने संघर्ष से वो आगे बढ़े, किस तरीके से, तो उनके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो जैसे मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया कि उनकी आत्मकथा पढ़ना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि उनका जीवन कैसा है, संघर्ष, परिश्रम और सफलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेकर क्या की, कड़ी मेहनत के बल पर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उनकी आत्मकथा हमें कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करते रहने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। उनके जीवन से हमें अनुशासन, देशभक्ति और आत्मविश्वास की सीख मिलती है। तो आप स्टार्टिंग करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयां झेली, किन परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने सफर को तय किया, और उसके बाद कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े और उन अपने जीवन में वो डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी जो होती है, उसके अनुशासन और देशभक्ति और आत्मविश्वास की, मतलब जो भी उनसे सीख मिलती है, तो उसके बारे में आप बता देंगे। तो यहाँ पे कलाम ने अपने जीवन में अपनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, इसीलिए उनकी आत्मकथा युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। इस तरीके से आपकी किसी अन्य जो रोल मॉडल आपके हो सकते हैं, जिनका आप लिखना चाहें, उनका आप लिख सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। अब यहाँ पे ये आपके लिए है कि अब जैसे लोग क्या करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं ना, आत्मकथा क्या होती है, खुद के बारे में लिखना, खुद के जीवन के बारे में लिखना। तो आप भी अपने बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं साधारण विद्यार्थी के रूप में जीवन बिता रहा, मतलब क्या है कि मेरा जीवन एक साधारण विद्यार्थी के रूप में बीत रहा है। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनने का जो भी आपका एम होगा वो लिख सकते हैं। और मुझे पढ़ाई करना और नई चीजें सीखना अच्छा, जो आपकी खूबियां हैं, जो आप पसंद करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, जो भी आपकी हॉबीज हैं, उसके बारे में लिखेंगे। मेरे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, लेकिन मैं उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करने का प्रयास करता हूं या करती हूं। मेरे माता पिता और शिक्षक मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
मेरा लक्ष्य अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी के बल पर सफलता प्राप्त करना है, ताकि मैं अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकूं। तो हर इंसान का क्या है, एक लक्ष्य होना चाहिए कि उसको कुछ अच्छा काम करना है। पढ़ाई के साथ साथ क्या है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अपनाना चाहिए और देश के लिए अपने साथ साथ अपने परिवार का और देश का नाम भी रोशन करना चाहिए। तो आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जिसने भी अभी तक प्ले स्टोर से इस शिक्षा प्लस के ऑनलाइन जो इसका ऐप है इसको डाउनलोड नहीं किया, वहां से कर लीजिएगा। आपको वहां पे इसके क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो भी रहेंगे, सब आपको कंटेंट वहीं पे मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर की वीडियो पिछले लेक्चर की भी इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है वहां, और इसमें ऐप में भी पड़ी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।